प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष के कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम स्पंजों के कंकाल के विषय में चर्चा करेंगे। यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं प्रेम सिंह चौहान, सह आचार्य प्राणी शास्त्र एट सेठ रंगलाल कोठारी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद। स्पंजों में कंकाल। स्पंजों में पाए जाने वाले कंकाल के निर्माण में इनके मेसेनकाइम में पाई जाने वाली छोटी छोटी कोशिकाओं का योगदान होता है। इन्हीं के मेसेनकाइम में छोटी छोटी कैल्शियम की कंटिका या स्पिक्यूल्स बड़ी संख्या में पाई जाती है और यह एंडोस्केलेटन की रचना करती है। शरीर के कोमल भागों को आलम्बन प्रदान करने का कार्य करती है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी कंटिकाएं ही करती है। स्पंजों में पाई जाने वाली कंकाल की कंटिकाओं को यदि प्रकार के बारे में यदि हम देखें तो साइफा में दो प्रकार की स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं। ये दो प्रकार की स्पिक्यूल्स मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स और टेट्राएक्सोन स्पिक्यूल्स कहलाती है। एकाक्ष कंटिकाएं और समचतुरी कंटिकाएं कहलाती है। जो एकाक्ष कंटिकाएं होती है वो एक अर वाली होती है। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। इस डायग्राम में यदि आप देखेंगे तो ये एक बार वाली जो कंटिका है इसको एकांश कंटिका या मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स कहा जाता है। इसी कंटिकाओं को यूनिरेडिएट स्पिक्यूल्स भी कहा जाता है। इसी में जब ये कंटिका दोनों सिरे पर नुकीले किनारों वाली होती है तो इसको बाइरेडिएट स्पिक्यूल या डाइएक्टिनल भी कहा जाता है। अपनी अक्ष के साथ साथ ये कंटिकाएं सीधी दिशा में वृद्धि करती है और जब एक अरीय या दो ध्रुवीय दिशाओं में वृद्धि करती है तो यह डाइएक्टिनल कहलाती है। जब स्पिक्यूल एक दिशा में वृद्धि करता है तो मोनोएक्टिनल कहलाएगा या यूनिरेडिएट कहलाएगा। जब अर दोनों दिशाओं में वृद्धि करेगी तो ये बाइरेडिएट और डाइएक्टिनल कहलाता है। कभी कभी यही जो मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स है रिकर्व्ड या वक्रित नुमा संरचना के रूप में भी रह सकती है। समचतुअरी कंटिकाएं या टेट्राएक्सोन स्पिक्यूल। टेट्राएक्सोन स्पिक्यूल्स जो होती हैं उनमें 4 अर पाई जाती है। प्रत्येक कंटिका में 4 अरें होती है। ये जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है 1, 2, 3 और ये 4 अरें। ऐसी 4 अरों वाली कंटिका को टेट्राएक्सोन स्पिक्यूल्स कहा जाता है। कभी कभी किसी कारणवश इसकी 4 अरों में से एक अर टूट जाती है तो त्रिअरीय या ट्राइएक्सोन स्पिक्यूल का निर्माण हो जाता है। तो ये दूसरा डायग्राम है जिसमें त्रिअरीय स्पिक्यूल दिखाई गई है। अब ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल जब होगी तो ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल्स की संरचना में 2 प्रकार की संरचनाएं होती है। यदि तीनों अरों के मध्य कोण समान प्रकार का होता है तो ऐसी जो ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल होती है वो रेगुलर कहलाती है। ये रेगुलर का डायग्राम है। जबकि ऐसी ट्राइएक्सोन स्पिक्यूल जिसके तीनों अरों के मध्य कोण समान प्रकार का नहीं होता है या असमान प्रकार का कोण होता है, ऐसी कंटिकाओं को सैजिटल कहा जाता है। तो ये सैजिटल जो प्रकार की ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल है। तो ट्राइरेडिएट में 2 प्रकार की हो गई, रेगुलर और सैजिटल। दोनों प्रकार की संरचना आपको बताती है कि सैजिटल प्रकार की जो कंटिकाएं होती है वो टी आकार की, नियमित जो कंटिकाएं होती है वो नियमित कंटिकाएं वाई आकार की होती है और सैजिटल प्रकार की जो होती है वो टी आकार की कंटिकाएं होती है। कंटिकाओं की संरचना जो होती है उसमें क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट के रवे पाए जाते हैं जिनसे इनका निर्माण होता है। 1883 में सोलास ने प्रदर्शित किया था कि इन कंटिकाओं के निर्माण में कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए कैल्साइट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन कंटिकाओं का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट के अतिरिक्त मैग्नीशियम, सोडियम सल्फेट और जल से मिलकर के बनी होती है। अब हम बात करेंगे, ये दोनों कंटिकाएं हमने देख लिए, मोनोएक्सोन और ट्राइएक्सोन। इसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द स्पिक्यूल्स की। कंटिकाओं का विकास। यदि हम कंटिकाओं के विकास की बात करें तो प्रत्येक कंटिका का जो विकास होता है वो एक विशेष प्रकार की अमीबोसाइट सेल्स से होता है।
वे अमीबोसाइट्स जो स्पीक्यूल्स को निर्माण करने के लिए विशिष्ट प्रकार की होती है उन्हें स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। जो स्क्लेरोब्लास्ट होती है वो आगे चल कर के विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन दो कोशिकाओं में से एक कोशिका को थिकनर सेल और दूसरी कोशिका को फाउंडर सेल कहा जाता है। एक को थिकनर सेल और दूसरी को फाउंडर सेल कहा जाता है। जो थिकनर सेल होती है एक अर वाली स्पीक्यूल के निर्माण में इन दो कोशिकाओं की जो भूमिका होती है, एक थिकनर सेल और एक फाउंडर सेल होती है। जो थिकनर सेल होती है वो प्रत्येक स्पीक्यूल्स की अर की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है, जबकि जो फाउंडर सेल होती है वो उसको उस स्थान पर नियत रखने का कार्य करती है। किसी भी मोनोएक्सोन स्पीक्यूल के निर्माण में एक थिकनर और एक फाउंडर सेल होएगी। फाउंडर सेल इसको स्थापित करे रहेगी और थिकनर सेल इसकी अर वाली लंबाई में वृद्धि का कार्य करेगी। तो इस डायग्राम में यदि हम देखें तो ये हमारे पास एक स्क्लेरोब्लास्ट है। इसके केंद्रक में विभाजित होकर के दो केंद्रक बने और फिर इससे दो स्क्लेरोब्लास्ट बनी जो आगे चल करके स्क्लेरोसाइट्स में परिवर्तित हो गई। जब ये स्क्लेरोसाइट्स में परिवर्तित हो गई तो इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट के रविदार कणों से स्पीक्यूल्स के स्त्रावण का कार्य करना प्रारंभ किया। ये दो सेल्स के दोनों थिकनर और फाउंडर सेल्स के बीच में एक स्पीक्यूल बन रहा है। इस स्पीक्यूल्स में बनने वाली एक कोशिका ये इसकी थिकनर सेल है और दूसरी कोशिका इसकी फाउंडर सेल है। जो थिकनर सेल है इसकी लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है और ये इस प्रकार एक मोनोएक्सोन स्पीक्यूल के डेवलपमेंट की सीक्वेंशियल स्टेप्स 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक दर्शाई गई है। अमीबोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट, स्क्लेरोसाइट, secretion of the spicules and increase in the length by the थिकनर सेल, ये क्रमिक इसके एक स्पीक्यूल के स्त्रावण की अवस्था होती है। ठीक इसी तरह से यदि ट्राई एक्सोन वाला स्पीक्यूल्स है तो ट्राई एक्सोन वाले स्पीक्यूल्स के स्त्रावण के लिए 6 कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर बीच में दिखा रखा है ये एक ट्राई एक्सोन प्रकार का स्पीक्यूल है। इस ट्राई एक्सोन प्रकार के स्पीक्यूल के संश्लेषण के लिए 6 कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। इन 6 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं जो होगी वो 3 कोशिकाएं तो क्या हो गई, 3 कोशिकाएं होगी फाउंडर सेल्स। तो ये इसके सेंटर वाली 1, 2 और 3 फाउंडर सेल्स है और तीनों लंबाई में वृद्धि करने वाली तीनों थिकनर सेल्स ये इनके किनारों पर इस साइड में लगी हुई तीनों थिकनर सेल्स है जो इस स्पीक्यूल्स की लंबाई में वृद्धि करने का कार्य करती है। यदि इसी ट्राई एक्सोन स्पीक्यूल के डेवलपमेंट की स्टेजेस को यदि हम देखते हैं तो इसको इसी डायग्राम में हम इधर से देख सकते हैं। यहाँ पर ये स्क्लेरोब्लास्ट है। स्क्लेरोब्लास्ट में विभाजन के फलस्वरूप 3 कोशिकाएं बनी हैं। ये 3 कोशिकाएं स्क्लेरोब्लास्ट हैं जो आकर के चल करके स्पीक्यूल्स के स्त्रावण के लिए विशिष्टीकृत होती है, तब ये चल करके स्क्लेरोसाइट कहलाएंगी। तो ये स्क्लेरोसाइट्स है। तीनों स्क्लेरोबेट से विभाजित होकर के 6 केंद्रक स्क्लेरोसाइट्स के बने और 6 केंद्रक जो स्क्लेरोसाइट्स के हैं वो 6 कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। ये कोशिकाएं जब कैल्शियम कार्बोनेट के स्त्रावण करने लगती है तो यहाँ से इन 6 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं तो इसमें से फाउंडर सेल में और 3 कोशिकाएं इसके स्पीक्यूल की अर की लंबाई के लिए थिकनर सेल में परिवर्तित हो जाती है। तो इधर जो है 1 से लेकर के कंटिन्यूस 6 तक स्टेप्स है। इन 6 तक स्टेप्स में ट्राइक्सोन स्पीक्यूल्स के डेवलपमेंट को दर्शाया गया है। तो ये तो बात हुई हमारे इन स्पीक्यूल्स के डेवलपमेंट की। अब जब हमारे पास एक स्पॉन्ज में स्पीक्यूल्स हो गए हैं, 1 अर वाला मोनोएक्सोन स्पीक्यूल्स, 2 अर वाला बाइरेडिएट या डाइएक्टिनल स्पीक्यूल्स, 3 अर वाला ट्राइरेडिएट स्पीक्यूल्स और 4 अर वाला टेट्रारेडिएट स्पीक्यूल। इस इतने प्रकार के स्पीक्यूल्स हो गए। तो इन स्पीक्यूल्स का स्पंज के शरीर में वितरण किस प्रकार से रहता है उस वितरण को देखने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिए चलते हैं। एक स्पंज में स्पीक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसमें सबसे पहला ऑस्क्यूलर जो फ्रिंज होती है, ये ऑस्क्यूलर फ्रिंज जो होती है ऑस्क्यूलम के चारों ओर होती है। और आप जानते हो कि ऑस्क्यूलम जो होता है स्पंज का डिस्टल अपर्चर होता है जो लंबी लंबी एक अरीय कंटिकाओं से घिरा हुआ होता है मोनोएक्सोन स्पीक्यूल्स से। तो ऑस्क्यूलर फ्रिंज जो बनती है वो मोनोएक्सोन स्पीक्यूल्स से बनती है। दूसरा, इस ऑस्क्यूलम की जो रिम है उस ऑस्क्यूलम की रिम पर टी शेप्ड ट्राइरेडिएट स्पीक्यूल पाए जाते हैं।
टी शेप्ड ट्राइरेडियड स्पिक्यूल ऑस्क्यूलम की रिम पे पाए जाते हैं। जो रेडियल केनाल है उसके समानांतर पाई जाने वाली छोटी छोटी मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं स्मॉल मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द sponges as well as at the parallel to the radial canals। अरीय नालों के समांतर और साइपा के शरीर के ऊपर छोटे छोटे मोनोएक्सोन कंटिकाएं पाई जाती है, जबकि जो रेडियल केनाल के साथ साथ में ट्राईएक्सोन कंटिका पाई जाती है और इन ट्राईएक्सोन कंटिकाओं के बीच बीच में टेट्राएक्सोन कंटिकाएं भी उपस्थित होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक स्पंज में मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स ऑस्क्यूलम की ऑस्क्यूलर फ्रिंज का निर्माण करती है, टी शेप्ड ट्राइरेडियड स्पिक्यूल ऑस्क्यूलम की रिम का निर्माण करती है, और जो छोटी छोटी मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स होती हैं वो अरीय नालों के समांतर और साइपा के शरीर के ऊपर पाई जाती है, और ट्राईएक्सोन रेडियल केनाल के साथ साथ पाई जाती है, और टेट्राएक्सोन उनके बीच बीच में उपस्थित होती है। तो स्पिक्यूल्स का हमने अरेंजमेंट भी पढ़ लिया। इस प्रकार आज हमने स्पंजों में पाई जाने वाले कंकाल की संरचना, कंकाल का डेवलपमेंट और कंटिकाओं की एक साइपा के शरीर पर वितरण की व्यवस्था का अध्ययन किया है। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अपेक्षा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। थैंक यू वंस अगेन।